हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम जंतु विज्ञान का कोशिका का टॉपिक करने जा रहे हैं। यहाँ पर दे रखा है कि कोशिका। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं। आइए, कोशिका। जैसे कि कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जैसे कि यह कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक मतलब यह संरचना में एवं कार्यात्मक एवं कार्य में यह प्रमुख इसकी इकाई होती है। इसकी खोज देखेंगे हम, तो इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से 1665 में की थी। मतलब रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। यह तब मृत कोशिका थी, मतलब मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और सजीव माध्यम में कोशिका की खोज 1683 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। मतलब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नाल एवं लस्का नामक वैज्ञानिक ने की थी। और यहाँ पर कोशिका के प्रकार दे रखे। तो कोशिका मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? जैसे कि दो प्रकार होते हैं इसके। अविकसित कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं और विकसित कोशिका को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लांट सेल दे रखा है कि प्लांट सेल के भाग दे रखे हैं यहाँ पर जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य। यहाँ पर दे रखा है यह जीव द्रव्य, यह है कोशिका द्रव्य। अब हम इसके जीव द्रव्य के भाग पढ़ेंगे। जीव द्रव्य के दो भाग दे रखे हैं यहाँ पर, कोशिका द्रव्य व केंद्रक। कोशिका द्रव्य के भाग दे रखे हैं यहाँ पर कोशिका कला, सूत्रकणिका, गाल्जी काय, लवक, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःपद्धति जालिका, रिक्तिका व तारका है। यहाँ पर कोशिका भित्ति दे रखी है यहाँ पर। अब हम देखें यहाँ पर इसके आगे के भाग। यहाँ पर दे रखे हैं कोशिका के भाग मुख्यतः। तो कोशिका के भाग मुख्यतः हमने पढ़े कि कोशिका भित्ति या कोशा भित्ति या जीव द्रव्य। अब हम कोशिका भित्ति। जैसे कि कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका का बाह्य आवरण होता है। यह सिर्फ वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। मतलब कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में पाई जाती है, सिर्फ जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका की बाह्य झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अब हम इसका दूसरा भाग देखते हैं कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जैसे कि जीव द्रव्य किसी भी कोशिका भित्ति को छोड़कर, मतलब कोशिका भित्ति के कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? उसके बाह्य भाग को। तो कोशिका भित्ति के बाह्य भाग को छोड़कर से संपूर्ण भाग को हम जीव द्रव्य कह सकते हैं। यह जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि कोशिका द्रव्य व केंद्रक। जैसे कि कोशिका द्रव्य इसका मुख्य भाग होता है। यहाँ पर कोशिका द्रव्य को पढ़ेंगे हम। कोशिका द्रव्य जैसे कि केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि यह जंतु कोशिका द्रव्य के भाग में कौन है? केंद्रक व प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यह जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है के बीच में कोशा द्रव्य या कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य का पाया जाता है, यह कोशिका के बीच के भाग में पाया जाता है। कोशिका के सभी आवश्यक अंग इसी भाग में पाए जाते हैं, जो कोशिका का अंगक कहलाते हैं या कोशिका अंग कहलाते हैं। अब हम कोशिका के अंग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं कि सबसे पहला अंतःपद्धति जालिका। तो अंतःपद्धति जालिका किसे कहते हैं? यह कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका को ढांचा व मजबूती प्रदान करना होता है। इस पर लाइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब हम सेकेंड भाग पढ़ेंगे माइटोकांड्रिया किसे कहते हैं? जैसे कि इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें भोजन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है। भोजन का ऑक्सीकरण को कोशिका श्वसन या अंतः श्वसन कहते हैं। भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही एटीपी के रूप में बनती है ऊर्जा। मतलब इसमें भोजन के ऑक्सीकरण होता है तभी ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है व संग्रहित होती है। अब हम इसके आगे के भाग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है लवक के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे कि लवक के कितने प्रकार होते हैं? लवक के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक या हरित लवक। अब हम अवर्णी लवक को पढ़ेंगे। जैसे कि अवर्णी लवक ये पौधों के रंगहीन भाग होते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन का संचय करना होता है। जैसे कि आलू, शकरकंद, गंदम में ये पाया जाता है। और वर्णी लवक में ये पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है। जैसे कि फलों, पुष्पों के रंगीन भाग में टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। इसी प्रकार गाजर व मिर्च का रंग कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का विटामिन और बैगन का रंग जेंथोसाइनिन के कारण होता है। अर्थात लाइकोपीन, कैरोटीन, विटामिन, जेंथोसाइनिन आदि एक प्रकार के वर्णी लवक कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हरित लवक हम पहचानते ही हैं। जैसे कि यह पादप कोशिका का
रसोई घर कहा जाता है। यह पौधों का हरा रंग इसके कारण होता है। हरित लवक का मुख्य अवयव क्लोरोफिल है। इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा वायुमंडल में के कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन का निर्माण करना होता है मतलब। और अब हम यहाँ पर नोट दे रखा है कि लवक केवल वनस्पति कोशिका में ही पाए जाते हैं। अब हम इसका अगला करेंगे कि लाइसोसोम किसे कहते हैं। लाइसोसोम यह विभिन्न हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। मतलब लाइसोसोम में विभिन्न हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन का पाचन करना होता है। जब यह फट जाती है तो कोशिका को नष्ट कर देती है, जिसके कारण कोशिका की आत्महत्या शैली इसे हम कह सकते हैं। यह मुख्यतः जंतु कोशिका में पाई जाती है। यह कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों का अवशोषण कर लेता है। मतलब लाइसोसोम कोशिका के अवशिष्ट भाग का अवशोषण कर लेता है। अब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इसे प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कह सकते हैं और मतलब इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण होता है। सेंट्रोसोम यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन में होता है। मतलब सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। गाल्जी बॉडी इसका मुख्यतः ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य वसा का संचय करना या श्रावण करना होता है। मतलब गाल्जी बॉडी का मुख्य पॉइंट है कि इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। उपयुक्त सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य के भाग हैं। अब हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है केंद्रक। केंद्रक किसे कहते हैं? जैसे कि केंद्रक को हम कहते हैं कि इसे कोशिका का डायरेक्टर या कंट्रोलर कहा जाता है। मतलब जो कोशिका को कंट्रोल में रखता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, यह इसका मुख्य भाग होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी खोज 1861 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह कोशिका के बीच में स्थित होता है। यह कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। केंद्रक छिद्रयुक्त झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के भी दो भाग बताए गए हैं यहाँ पर, केंद्रिका का और केंद्रक द्रव्य। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एक पॉइंट है कि डीएनए व आरएनए केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। अब हम इसके आगे के भाग देखते हैं। जैसे कि ये सब पाए जाते हैं यहाँ पर दे रखा है कि सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका प्लूलोनिया को कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं? तो यह तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन को कहते हैं। यह कोशिका में पाए जाने विभिन्न अवयव देखेंगे। जैसे कि सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, 75 से 85%। प्रोटीन पाया जाता है 9 से 12, कार्बोहाइड्रेट 2%, वसा 2 से 3%, डीएनए 0.4%, आरएनए 0.7%, कार्बनिक पदार्थ 0.4%, अकार्बनिक पदार्थ 1.5%। कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न तत्व जैसे कि ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%, कैल्शियम 0.15% और सोडियम 2%। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आगे का और क्या दे रखा है यहाँ पर। जैसे कि कोशिका के अध्ययन को हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। यह कोशिका विभाजन दे रखा है। अब हम कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम जानकारी 1885 ईस्वी में विर्चाउ को हुई थी। मतलब सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसको हुई थी? विर्चाउ नामक वैज्ञानिक को 1855 ईस्वी में हुई थी। कोशिका विभाजन के इन्होंने प्रकार बताए। जैसे कि 3 प्रकार बताए यहाँ पर, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन व कायिक विभाजन। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे यहाँ पर हम सर्वप्रथम। जैसे कि अर्धसूत्री विभाजन में जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा, कुन्य, अन्य प्रोटोजोआ आदि जैसा अविकसित कोशिका होते हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन सिर्फ कायिक कोशिकाओं में होता है। और यहाँ पर इसके और पॉइंट दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि 1882 ईस्वी में वाल्टर फ्लेमिंग द्वारा ही कोशिका के इस विभाजन को माइटोसिस या समसूत्री विभाजन नाम दिया गया। समसूत्री विभाजन इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जैसी 5 अवस्था में संपन्न होता है। 2 कोशिका विभाजनों के बीच की वह अवधि जिसे कोशिका स्वयं को विभाजन करने के लिए तैयार करती है उसे इंटरफेज कहते हैं। और प्रोफेज किसे कहते हैं? प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था होती है। इसमें अंततः केंद्रक विलुप्त हो जाता है और गुणसूत्र मध्य रेखा पर मेटाफेज में आते हैं। एनाफेज सबसे कम अवधि 2 या 3 मिनट में संपन्न होने वाली अवस्था है। इसे क्रोमेटिड यूवी या एल आकृति ले लेते हैं। और समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? टेलोफेज होती है।
यहाँ पर कुछ पॉइंट और दे रखे हैं, जैसे कि समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप एक जनन कोशिका से 2 संसर्ती कोशिका का जन्म होता है। समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बने प्रत्येक संसर्ती कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान ही होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। कुछ सूक्ष्म जीवों में इसी विभाजन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है और समसूत्री विभाजन द्वारा ही शरीर में नवीन कोशिका का निर्माण होता है। इस प्रकार शरीर की मरम्मत होती है एवं घाव भरते हैं। यहाँ पर दे रखा है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? इसे न्यूकाली विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन का नाम मिसोसिस 1905 ईस्वी में फार्मन व मूरे ने रखा था। अर्धसूत्री विभाजन की और बिजमैन और द्वारा की गई थी। इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन 1888 ईस्वी में स्ट्रासबर्गन ने किया था। यह विभाजन सिर्फ जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन की 2 अवस्थाएं होती है, जैसे अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं पाई जाती है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज व टेलोफेज। यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हम वो भी करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि कोशिका में जीवद्रव्य पाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का बौद्धिक आधार बताया। जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और लाइसोसोम का मुख्य कार्य हमने देखा है कि लाइसोसोम का मुख्य कार्य भोजन का पाचन करना होता है। लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थैला माना जाता है, जिसमें जल अपघटित एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये बाह्य एवं अंतः पाचन में सहायता करता है। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहते हैं, किसे कहते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म राइबोसोम को कहते हैं, हमने पढ़ा था। वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? तो वसा का संचय गाल्गी बॉडी के द्वारा करता है। डीएनए होते हैं, डीएनए केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली तो किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था लाइसोसोम को कहते हैं। गाजर व मिर्च के लिए उत्तरदायी वर्णीय लवक है, तो हमने पढ़ा था केरोटीन है। भोजन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो भोजन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो यह भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार है, तो जीवन का भौतिक आधार हमने पढ़ा था जीवद्रव्य होता है, जो पूरे भाग में पाया जाता है कोशिका भित्ति को छोड़कर। टमाटर का लाल रंग वर्णीय लवक के कारण होता है, तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। पर्णहरिम में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पर्णहरिम में हमने पढ़ा था मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका को क्या है? तो प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जबकि सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ है, जो एक जीवाणु कोशिका होती है। और कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है, जबकि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका हम तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार आज हमने कोशिका का मुख्य टॉपिक कंप्लीट किया और इसके कुछ क्वेश्चन भी किए। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।